हे गाइस, कैसे हो सभी? एकदम मस्त। तो हमारी 12th की सीरीज़ चल रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट कर रखा था और आप सबने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 लेक्चर पढ़ भी लिए है ना, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरे में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ और उसके बाद हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखे थे। और आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा, कुछ बातें और। पहली बात तो आपको करना क्या है, वही काम, अपना पेन कॉपी निकालिए और हमारे साथ साथ नोट्स बनाइए और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे बताए जाएं उन न्यूमेरिकल्स को आपको करना है ना। अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमने आपको कोई नया क्वेश्चन दिया यहाँ पे, तो आपको उसको देख के क्या लगता है, सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ समझने वाला है तो आप उसको समझिए, समझने के बाद आप उसको दोबारा से कीजिए, है ना। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार करते हो तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और उस पर आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, एक बार न्यूमेरिकल्स को पढ़िए, आप उसको पढ़िए और समझिए कि इसमें बोला क्या गया है करने के लिए, है ना। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे कि क्या बोला गया है करने के लिए और क्या आपको करना है, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात क्लियर? तो आप देखो, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। बात क्लियर? समझे? जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं अभी तक, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और फिर अपना जो आपने पढ़ रखा है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ना। उसके बाद वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और न्यूमेरिकल्स के टाइप में हमने 2 टाइप बेसिकली देखा था। पहला हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन हो, 2 चार्जेस दिया हो, उनके बीच के डिस्टेंस दिया हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा आपके पास हमने एक डायग्राम टाइप के क्वेश्चन देखे थे, है ना, जिसमें हमने ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन और हेक्सागन और स्पेशल टाइप कुछ ऐसे ही देख लिए थे। इसके अलावा फिर हमने एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन देखा था कि अगर मान लो कहीं पे 10 चार्ज, 12 चार्ज, 15 चार्ज, 50 चार्ज रखे हुए हैं एक सीरीज़ में, आपसे बोला जाए कि आपको एक चार्ज पे कोई फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। बात क्लियर? तो वैसे तो हम पहले पुराने जो हम पढ़ चुके हैं उस पर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, आज का कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है छोटा सा। आप सबने क्लॉक देखी होगी जो दीवार पे लगाई जाती है। ये मान लो आपकी एक क्लॉक है और आप सबको पता है क्लॉक में यहाँ पे कितना होता है, 12 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9, है ना। तो मान लो ये आपकी क्लॉक है और हर जगह पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? ऊपर रखा है 12 कूलम, यहाँ रखा हुआ है प्लस का 3 कूलम, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे प्लस का 9 कूलम। इसके सेंटर पे भी हमने एक चार्ज रख दिया प्लस का 1 कूलम और इसकी जो रेडियस है वो हमने आपको डिफाइन कर दी 1 मीटर। ठीक, क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको करना क्या है, फाइंड फोर्स ऑन सेंटर। आपको सेंटर पे फोर्स बताना है कितना आएगा। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जितने भी चार्जेस होते हैं सारे के सारे चार्जेस एक फोर्स लगाएंगे, किस पे? इस वाले चार्ज पे। तो आपको उनका नेचर देखना है कि वो कैसे होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर आप इस यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, प्लस का 12 कूलम प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक, इसको F1 मान लेते हैं। इस वाले चार्ज को देखो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ होगी। आप इसको F2 मान लो, मान लिया। नीचे की तरफ एक चार्ज है, ये भी फोर्स लगाएगा इस पर, चूँकि सब प्लस के हैं तो ये फोर्स किधर होगा? अपवर्ड होगा। कितना होगा? F3 मान लेते हैं। इसी तरीके से 9 कूलम वाला भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, F4 होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे जो चार्जेस थे उन सब ने एक फोर्स लगाया और फोर्स सबका एक दूसरे के अपोजिट है ना।
तो अगर आप देखो तो देखो क्या पाओगे, आप पाओगे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेज हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में 2 चार्जेस की वजह से फोर्स आया एफ वर्टिकल, एक तो आया 12 कूलाम वाले की वजह से, एक आया 6 कूलाम वाले की वजह से। और अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर आप F1 डिफाइन करते हो तो F1 जो होगा आपका ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, K आप ऐसे ही रख लो, Q1 आपका 12 कूलाम, Q2 आपका 1 कूलाम, R मतलब 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 12K। कोई दिक्कत? अगर आप F3 डिफाइन करो तो F3 आपके पास कितना मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी 6K। यानी अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है इनको आप रिजॉल्व करते हो तो क्या मिल जाएगा F1 माइनस F2, है ना, F1 माइनस F3। और F1 माइनस F3 कितना 12K माइनस का 6K, यानी कितना मिल गया 6K मिल गया। अगर आप सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो ये कितना है 3 और ये कितना है 9, और 3 9 का डिफरेंस 6 मिलेगा। यानी कि जो F हॉरिजॉन्टल भी आएगा आपका, तो F हॉरिजॉन्टल भी आपको कितना मिल जाएगा 6K मिल जाएगा। ठीक, अब आपको पता है डायरेक्शन क्या है, ये वाला इसका जो नेट आएगा, इन दोनों का जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी क्योंकि डाउनवर्ड वाला ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि 9 वाला ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। अब इन दोनों का जो नेट फोर्स आपको मिलेगा, इसका और इसका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, वो कुछ ये मिलने वाला है FR, और ये FR जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास वेक्टर, आप सबको पता है ये दोनों वेक्टर हो गए। और जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं FV स्क्वायर प्लस FH स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक, तो ये कितना आ गया आपके पास 6K स्क्वायर प्लस 6K स्क्वायर, और 6K स्क्वायर को बाहर निकालो, अंदर से क्या मिलेगा 1 + 1 यानी क्या हो गया 6√2K न्यूटन। आपको सीधे सीधे फोर्स मिल गया, कितना फोर्स मिला 6√2K न्यूटन। अगर आपको डायरेक्शन भी बतानी हो तो आप डायरेक्शन ही बता सकते हो, क्या डायरेक्शन है ये, एंगल भी डिफाइन कर सकते हो, वर्टिकल फोर्स कितना है और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने बस पहले इसका एक BD बनाया, देखा कि जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स आया है उसकी डायरेक्शन क्या क्या है। ठीक, उन सारे फोर्सेस को हमने अलग अलग रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स थे इनको हमने अलग रिजॉल्व करके देख लिया, और देख लिया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को हमने अलग रिजॉल्व कर लिया और उनकी डायरेक्शन देख ली कितनी आएगी, है ना। फिर हमको पता है कि ये और ये जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो आपको पता है कि इसका जो नेट होता है ये R क्या होगा, ये हो जाएगा √A² प्लस B² के बराबर। तो हमने डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। होप सबको समझ में आया हुआ होगा। ठीक, चलो अब इसको रफ करते हैं, आप सब लोग नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी सिमिलरली ही कुछ ऐसा इसी टाइप का ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का एक चांस और मिलेगा और मैराथन में आप अपनी एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन वही है, आपके पास एक क्लॉक है, ठीक, थोड़ा सा बड़ी क्लॉक बनाओ, और क्लॉक में हमको पता है कि यहाँ पे 12 मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है और यहाँ पे 9 मिल जाता है। इतने चार्जेस तो रखे ही हुए थे, साथ में थोड़ी सी कहानी चेंज करी गई। बोला गया कि यहाँ पे 1 पे 1 कूलाम रख दिया, 2 पे 2 कूलाम रख दिया, 3 पे 3 रखा हुआ है, 4 पे 4 कूलाम, 5 पे 5 कूलाम, 6 पे 6 है, 7 पे 7 कूलाम, 8 पे 8 कूलाम, 10 पे 10 कूलाम, 11 पे 11 कूलाम। कहानी वही है, ये सेंटर हो गया और सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है +1 कूलाम का। ठीक, रेडियस आपको जो अच्छी लगे मान सकते हो डेटा अपनी मर्जी से, वरना आप स्टैंडर्ड डेटा ले लो 1 मीटर। बात क्लियर? आपको करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड फोर्स
ऑन सेंटर। चूँकि डेटा ज़्यादा है इसलिए आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो आप थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मान लो फाइंड फोर्स ऑन सेंटर इन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आपको आंसर जो बताना है वो वेक्टर फॉर्म में बताना है, आई कैप, जे कैप, के कैप में, है ना। तो वेक्टर के फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो डेटा आसान हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको कहानी पता है पूरी की पूरी, बेसिक कॉन्सेप्ट कि इस पर फोर्स लगाना है, कितने चार्जेस की वजह से फोर्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार्जेस की वजह से फोर्स आएगा। ठीक, तो आप इसका सबसे पहले उठा के एक वीडियो अलग बनाओ, बना लिया भाई। ये हमारे पास 1 कूलाम का चार्ज है +1 का। ठीक, हमको पता है 12 वाले से फोर्स जो मिलेगा न्यूटन नीचे की तरफ मिलेगा, मिल गया, कितना मिल गया, F12 मान लो, 12 kg वाला है, 12 कूलाम वाला है। 1 वाले से जो मिलेगा, 1 वाले की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी जो 7 की तरफ आएगी, है ना, कुछ यूँ, ये F1 मान लो। 2 वाले से कुछ आएगा, है ना, 2 वाले से जो आएगा कुछ 8 वाले की तरफ जाएगा, 2 वाला मान लो। इधर 3 वाले की तरफ से जाएगा, 3 मान लो। फिर ऊपर 4 वाले की तरफ से जाएगा, 4, फिर और ऊपर 5, फिर एकदम ऊपर की तरफ 6 वाला जाएगा, F6, और फिर इसके अपोजिट में कौन सा जाएगा, 2 वाले के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में 8 जाएगा, F8, F7, फिर F8, और इसके साइड में F9, और यहाँ पे थोड़ा सा यूँ F10, और यहाँ पे F11। तो अगर आप देखो तो इस पर टोटल 12 फोर्स लगे, लेकिन आपके काम के कितने हैं, है ना। आपको देखना है क्योंकि फोर्सेस का अगर आप मैग्नीट्यूड रिजॉल्व करोगे, अगर आपने F1 का मैग्नीट्यूड रिजॉल्व करा तो अगर आपको पता है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 आपके पास 1, Q2 आपके पास 1 एंड R² आपके पास 1, यानी F1 जो होगा ये केवल K के बराबर होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप F2 देखोगे तो F2 क्या मिलेगा, K Q1 प्लस इंटू Q2 अपॉन में R², यानी 2K के बराबर होगा। F3 अगर आप देखोगे तो F3 कितना मिलेगा आपके पास, 3K के बराबर मिलेगा। बात क्लियर। सिमिलरली अगर आप लिखते चले जाओ तो F जो 12 है आपके पास, ये आपके पास कितना मिल जाएगा, 12K के आसपास 12K मिल जाएगा। बात क्लियर। तो अगर आप इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखो तो आप पाओगे कि बहुत सारे फोर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करना मतलब कि जैसे ये फोर्स है 6K आएगा और ये 12K आएगा, तो 6K और 12K का एक नेट मिलेगा जो डायरेक्शन किसकी होगी, नीचे की तरफ होगी। यानी अगर आप पूरे के पूरे जो ये डायग्राम है इसको अगर आप एक उसमें कंपाइल करो तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, है ना। नीचे की तरफ आ जाएगा 6K एक फोर्स, बात क्लियर, इन दोनों का नेट, और 7 और 1 का जो नेट मिलेगा वो 7 की तरफ मिलेगा, और कितना मिलेगा, 6K के बराबर ही मिलेगा। बात क्लियर। 8 और 2 का भी आपको इधर की तरफ ही मिलेगा, ये भी 6K मिलेगा। 9 और 3 का भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये भी 6K मिलेगा। और सिमिलरली एक 6K इधर और एक 6K इधर। अब बात आती है सर ये एंगल कितने होंगे, भाई ये आपका पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, और ये आपका पूरा का पूरा वर्टिकल हो गया। बात क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ी होती है इसमें 12 एंगल बनते हैं, ठीक, और हर एंगल कितने कितने का होगा, 30 का होगा। यानी कि ये वाला एंगल भी अगर आप देखोगे तो कितने का मिलेगा, 30 का मिलेगा, और इन दोनों के बीच का एंगल भी कितने का मिलेगा, 30 का मिलेगा, और ये एंगल भी आपको 30 का मिलेगा, इसके बीच में भी 30 मिलेगा, और इसके बीच में भी कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक, तो हमको करना क्या है, इन फोर्सेस को सीधे सीधे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे, हर फोर्स का हम कंपोनेंट करने वाले हैं। ये फोर्स आपका ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, बात क्लियर, ये वाला आपका ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, ठीक, ये आपका ऑलरेडी वर्टिकल में है। तो जब हम इसके कंपोनेंट करने जाएंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। कंपोनेंट किसके होंगे,
इस वाले के होंगे, इस वाले के होंगे, इस वाले के होंगे और इस वाले के होंगे। वर्टिकल में भी होगा और हॉरिजॉन्टल में भी होगा। तो कंपोनेंट करना आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, है ना। तो आप सब लोग भी करते चलो साथ साथ। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ हॉरिजॉन्टल। एफ हॉरिजॉन्टल में आपको कितने फोर्स मिलेंगे जो एक्स डायरेक्शन में होंगे। एक तो आपको पूरा का पूरा सीधे सीधे 6K मिल जाएगा। 6K से जैसे ही आप ऊपर हटो बढ़ोगे तो ये 6K कॉस थीटा, यानी कि प्लस का 6K कॉस 30। बात क्लियर। फिर दूसरा वाला 6K साइन कॉस 60, प्लस का 6K कॉस 60। ठीक, इसी तरीके तीसरा वाला जाओगे तो इसको भी, इसका भी कॉस मिलेगा, है ना। तो मिल जाएगा प्लस का 6K कॉस 30। फिर प्लस का 6K कॉस 60। बात क्लियर। अब इन दोनों को सबको सॉल्व कर देते हैं। तो 6K कॉमन आ गया, बाहर निकाल लेते हैं और अंदर से बचा कॉस 30 हो जाएगा 2 कॉस 30 प्लस का 2 कॉस 60। 2 कॉस 30 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, √3/2। तो 6K 2 इंटू √3/2 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 गया, ये गया। तो आपका एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स मिल गया, 6K √3 + 1। बात क्लियर। ये एक्स एक्सिस में है, इसको आप लिख सकते हो आई कैप, है ना। तो हम इसको लिख भी सकते हैं FH, और जो FH आएगा वो ये आ जाएगा और ये आई कैप आप बना सकते हो। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप फोर्स देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप कंपोनेंट करो तो FV आपको मिल जाएगा। V देखोगे तो वर्टिकल में कौन सा फोर्स है, एक तो ये है आपके पास डायरेक्टली डायरेक्शन। अच्छा, वर्टिकल में जब हम कंपोनेंट करेंगे तो डायरेक्शन देखते हुए कंपोनेंट करना है कि जो डाउनवर्ड होगा वो आप प्लस में रख लो, जो अपवर्ड होगा वो आप माइनस में रख लो। ठीक, जो भी आप डायरेक्शन फॉलो करना चाहो। तो हमने 6K बना दिया। ठीक, 6K के बाद या वर्टिकल डायरेक्शन को आप पॉजिटिव में रख लो, तो वर्टिकल को हम पॉजिटिव में रखते हैं। तो एक तो इसका कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल में, क्या मिलेगा, ये 60 है पूरा, तो कॉस 60 इधर आ गया था, साइन 60 इधर आ जाएगा, तो 6K साइन 60। ठीक, ये वाला भी कंपोनेंट इधर मिलेगा, है ना। तो ये मिल जाएगा प्लस का 6K साइन 30। बात क्लियर। ये वाला देखोगे तो ये वाला भी मिलेगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ मतलब माइनस, तो माइनस का 6K साइन 30। और इसका भी जब देखोगे तो इसका भी नीचे की तरफ मिलेगा और माइनस में ही मिलेगा, तो माइनस का 6K साइन 60। बात क्लियर। और ये फोर्स ऑलरेडी आपका पूरा का पूरा है, तो माइनस का 6K। कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल, यानी कि जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बचा वो कितना बचा, माइनस का 6K। अगर आप इसको IJ के कैप के फॉर्म में लिखो तो FV इज इक्वल टू क्या मिला, -6K J कैप। और आप पूरे फोर्स को कंबाइन कर दो तो F रिजल्टेंट जो हुआ F नेट, तो F नेट जो आया आपका IJ के कैप के फॉर्म में वो कितना आ गया, 6K √3 + 1 आई कैप माइनस 6K J कैप। बात क्लियर। इतना बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, आसान सा था, आप सबको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए एक बार, और पूरा का पूरा वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट करिए। ठीक, आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बट हमको ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर चलना है कि अगर 12 चार्जेस हैं तो 12 फोर्सेज आएंगे, उन फोर्सेज को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और हमारे पास एक प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग आगे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट मान लो। फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा, हम लोगों ने कुछ एक सीरीज वाले भी क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको बताया था कि सीरीज आप अपने आप से फॉर्म कर सकते हो। तो आप रखो उस पर डेटा, अपने हिसाब से डेटा रखो और देखो क्या कोई सीरीज बन रही है। AP, GP, HP, log ln e⁻n e⁻x, जैसा भी आप फॉर्मेट बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ में ही, है ना। तो आपको पता है कि जो कूलाम साहब ने बताया था फोर्स, कूलाम साहब ने जो बताया था ये बेसिकली क्या है, फोर्स है। यही तो बताया था कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स
भाई दो चार्जेस हैं कहीं पे, एक Q1 है और एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में एक लगता है फोर्स, और फोर्स कितना है KQ² KQ1 Q2 अपॉन R²। अब बात क्लियर। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो क्या पाओगे कि जहाँ पे फोर्स आता है, जहाँ पे भी फोर्स आएगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी। पहली बात, अगर आप चाहो तो इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को काइनेमेटिक्स से रिलेट कर सकते हो। बात क्लियर। काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में मोशन है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। तो आपको पता है अगर फोर्स आया तो एक्सीलरेशन तो लाएगा ही लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम काइनेमेटिक्स से रिलेट, इस पूरे के पूरे जो फिनोमेना हमने पढ़ा है, पूरा का पूरा जो रूल पढ़ा है, इसको हम काइनेमेटिक्स से रिलेट करते हैं। तो आप समझिएगा किस तरीके से एक क्वेश्चन, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जो हमारे पास फोर्स आया, इस फोर्स को हम काइनेमेटिक्स से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं काइनेमेटिक्स से इसको हम रिलेट करते हैं, है ना। मान लो कि आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2। दो चार्जेस हैं, चार्ज का कुछ मास है m, इसका भी कुछ मान लो मास m। Q1 हमने कर दिया आपके लिए फिक्स्ड, क्या कर दिया फिक्स्ड, और ये यहाँ से कुछ R1 दूरी पे रखा हुआ था। बात क्लियर। टू चार्जेस Q1 Q2 हैविंग मास m आर प्लेस्ड एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड Q1 इज फिक्स्ड। कहानी क्लियर। अब आपको पता है कि जब ये दो चार्जेस रखे हुए हैं एक जगह पे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। हमने बोला कि ये वाला चार्ज आपका कैसा है, फिक्स है, मतलब इसको हमने रोक रखा है, फिक्स कर दिया है। तो दूसरा वाला कैसा है, ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, ये आसानी से मूव कर सकता है। बात क्लियर, आसानी से मूव कर सकता है। हमने क्या करा, कुछ सेकंड के बाद इसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, और जैसे ही रिलीज करा तो ये जो चार्ज होगा इस पे कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। जब रिपल्सन फोर्स होगा तो कुछ दूर की तरफ भागेगा, और मान लेते हैं ये चार्ज यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुँच गया, और ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी है R2। बात क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि टू चार्जेस ऑफ मास m Q1 Q2 are placed at a distance of R1 from each other. Q1 is fixed. When Q2 is released, then it move R2 distance. बात क्लियर। जैसे ही हमने इसको रिलीज करा, इसने R2 डिस्टेंस मूव किया। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वेलोसिटी, स्पीड ले लो, स्पीड ऑफ Q2 when it moves R2 from Q1। बात क्लियर। क्वेश्चन को समझो, हमने पूरे क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से रिलेट कर लिया। क्या रिलेट कर लिया कि दो चार्ज रखे हुए थे, ठीक, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक फिक्स है एक मूव है तो एक मूव करने के लिए है। अगर आपके पास हमने इसको फिक्स कर दिया तो जैसे ही आप इस वाले को रिलीज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली दूर की तरफ भागेगा, ठीक। तो आप पहले से एक जगह पे था, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस थी, जब ये रिलीज किया गया तो ये फिर से कुछ दूरी पे गया। तो आपको बताना है कि जब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। अब इसको ट्राई करो, क्या करना है भाई, सोचो कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये, है ना। चैलेंज तो तब लगेगा जब आप इसको सोचोगे भाई ये तो काइनेमेटिक, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काइनेमेटिक्स कैसे हो जाएगा। बट हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। पहली बात तो आपको सोचना है कि जब ये चार्ज यहाँ पे था, जब ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे, तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था अगर आपको पता हो तो आपको पता है कि फोर्स लग रहा था F = KQ1 Q2 अपॉन R1²। यही तो फोर्स लग रहा था। बात क्लियर, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इस पूरे के पूरे चार्ज को रिलीज़ करा तो ये चार्ज दूर की तरफ भागेगा,
भागेगा। तो आपको पता होगा कि अगर इस चार्ज में कोई एक्सीलरेशन आएगा तो जो ये वाला फोर्स जो है, यही फोर्स तो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। भाई एक्सीलरेशन अगर प्रोवाइड करेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही तो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए आएगा वहाँ पे। जब एक्सीलरेशन होगा तभी चार्ज दूर भागेगा। तो बात क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे करना है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ये हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कुछ कि किसी टाइम टी पे आपका जो ये चार्ज है यहाँ से x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। कितना? x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है किसी टाइम t पे। बात क्लियर? जब ये x डिस्टेंस पे पहुँचेगा तो उस टाइम पे इस पर कुछ फोर्स होगा। कितना होगा? Fx, और ये आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बात क्लियर? x डिस्टेंस पे ये आपने लेट करा, भाई आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो किसी टाइम में ये x पे तो पहुँच ही जाएगा ना। तो आपने ये एज्यूम कर रखा है कि किसी टाइम पे x पे पहुँचा, उस टाइम पे इस पे फोर्स कितना है? k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने R1 पे क्यों नहीं लिया? R1 पे भी तो आप ले सकते थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि R1 पे ना लेने का एक कारण ये था क्योंकि जो आपका फोर्स है ये किसका, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स है आपका F, ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये तो होता है। और आपके क्वेश्चन में Q1 फिक्स है और Q2 भी क्या है? फिक्स है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है? R वेरी कर रहा है। बात क्लियर? तो यानी कि जो आपका फंक्शन बनना चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए, वो x का फंक्शन बनना चाहिए। बात क्लियर? इसलिए हमने ये एज्यूम करा है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे किसी टाइम पे चार्ज पहुँच जाएगा और हमने कोशिश करी कि इस पूरे के पूरे फोर्स को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना, जिसमें हमको x दिखना चाहिए। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये x का फंक्शन हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि जब आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करोगे तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, फोर्स को आप लिख सकते हो ना भाई, देख लो, F इंटू एम, a इंटू एम, ये बन गया k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। a इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो k Q1 Q2 अपॉन एम एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। अब हम सब ने काइनेमेटिक्स में एक छोटी सी कहानी पढ़ रखी है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? ये dv बाई dt होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट कहानी ये है कि ये जो है dv बाई dt, यहाँ पे कोई t का फंक्शन तो है नहीं। तो आपको पता होगा कि एक वो आप ये चीज़ और भी लिख सकते हो, v dv बाई dx। बात क्लियर? क्या लिख सकते हैं हम? a को v dv बाई dx लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मेट भी आपने पढ़ रखा है। तो बस उठा के a को चेंज कर दो, तो a की जगह हम लिखेंगे v dv और dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच जाएगा k Q1 Q2 अपॉन m। ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ से ऊपर dx और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कर देते हैं इंटीग्रेट। अब ध्यान रखने वाली बात है, इंटीग्रेट तो हमने कर दिया बट इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए। इनिशियली जब आपका चार्ज यहाँ पे था तो आपने उसको होल्ड कर रखा था, रोक रखा था, तो क्या उस टाइम उसके पास कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी। या कोई स्पीड थी? नहीं थी, क्योंकि चार्ज को आपने रोक रखा था। तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। ठीक, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी तो वो उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? R1, तो लिमिट हमने लगा दी। ठीक, जब आपने छोड़ा, चार्ज यहाँ पे पहुँचा तो उसकी कुछ स्पीड बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? v हो गई। और जब v हो गई तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? R2 ट्रेवल कर ली। कोई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। बात क्लियर? और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन m। कोई दिक्कत की बात नहीं। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स, और लिमिट लगा लोगे R1 से R2। बात क्लियर? अब एक कैसे किया इंटीग्रेशन, ये समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है?
एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। अगर आप देखोगे तो पावर माइनस नीचे एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा एक्स की पावर -2 dx। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पावर जो बचेगी एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस नीचे से आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा 1/x। बात क्लियर? तो इंटीग्रेशन आपने प्रॉपरली सीख रखा है। अब यहाँ पे आप लिमिट उतार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो v आपको क्या मिल जाएगा? v आपको मिल जाएगा 2k q1 q2 अपॉन m, अंडर रूट भी लगा देते हैं। और यहाँ से जब आप लिमिट उतारोगे तो लिमिट उतारने का तरीका क्या है? माइनस का 1/x दिया हुआ है, जब आप इस पर लिमिट उतारोगे r1 - r2 तो ये बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस आपने पहले बाहर निकाल दिया तो 1/r2 - 1/r1, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे इसको? 1/r1 - 1/r2। तो ये देखो आपको क्या निकल के आ गया, ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड निकल के आ गई जब वो कहाँ पे पहुँचा? r2 पे पहुँचा। बात क्लियर? तो हमने एक सिंपल से जो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, कूलॉम्स फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r², इसको हमने काइनेमेटिक्स रिलेट करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार कर दिया और आपको ये क्वेश्चन होप एकदम क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या करना है। बात क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ फास्ट ट्रैक मोड में। तो आपको पता था कि जब चार्ज यहाँ पे था तो कुछ फोर्स लग रहा था, बट आपको करना क्या था कि आपने एज्यूम कर लिया कि जैसे ही आप छोड़ोगे तो चार्ज यहाँ तक तो पहुँचेगा, लेकिन किसी टाइम t पे वो कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और आपको उस x पे फोर्स की इक्वेशन एक बना लेनी थी। कितनी? F बराबर k q1 q2 अपॉन x²। क्यों हमने x के बारे में ही बनाया? क्योंकि हमको पता है q1 q2 कैसे हैं, फिक्स है ना, और x का जो आपका फोर्स है वो x का फंक्शन ही बनेगा, तो इसलिए हमने x के फंक्शन में फोर्स को कन्वर्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद मैंने एक्सीलरेशन निकाला और एक्सीलरेशन के बाद हमने a की जगह dv/dx उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने आंसर दे दिया और इंटीग्रेशन का भी पूरा का पूरा प्रोसेस आपको साइड में दिखाया गया है, तो बात आपको क्लियर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? हमने एक बढ़िया से पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट करके आपको आंसर दे दिया। ठीक, अच्छा एक छोटी सी कहानी और इसमें हो सकती है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक छोटी सी कहानी और भी बनाई जा सकती है, कुछ नया फॉर्मेट तैयार करा जा सकता है। अगर आप देखो तो आप इसमें कुछ नया फोर्स, दूसरा फोर्स भी कोई ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस में हमने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया, ठीक, और दूसरा फोर्स कोई नहीं इन्वॉल्व हुआ। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो देखते हैं, मान लो कि आपके पास एक पेंडुलम है, आप सबने सिंपल पेंडुलम देख रखा है, क्या है? पेंडुलम। ठीक, एकदम क्लियरली समझना है इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक नहीं दो पेंडुलम है, एक ये हो गया आपके पास और एक ये हो गया। ये एंगल आपके पास थीटा है, ये एंगल भी आपके पास थीटा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमने कुछ चार्ज बांध दिया है, कितना बांध दिया? यहाँ पे Q बांध लिया और यहाँ पे भी हमने Q ही बांध लिया, ठीक। और इस चार्ज का भी कुछ मास है और इस चार्ज का भी कुछ मास है। आपको चूँकि पता है कि चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं आता, है ना। और ये पेंडुलम पूरा का पूरा एक सर्कुलर आर्क में अपना मोशन कर रहा है। आप चाहो तो बढ़िया एकदम डिजाइनर पेंडुलम बनाओ, अच्छा लगेगा आपको भी देखने में। बात क्लियर? ठीक, क्वेश्चन क्या है इसमें कि आपको पता है अगर ये पेंडुलम है ना, पूरा का पूरा, तो इस पे पहली बात तो अगर आप किसी टाइम पे एक चार्ज को देखो तो क्या ये, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, किसमें? इक्विलिब्रियम में, यानी कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो आपको सोचना, इससे पहले तो ये बात सोचो कि अगर आप किसी टाइम पे इस एक चार्ज को देखते हो तो इस पर कितने फोर्सेस आएंगे। सिंपल सी बात, आपको ये सोचना है कितने फोर्सेस आएंगे, उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, सोचो
इस बात को अगर आप सोचोगे तो पाओगे कि इस पे पहला फोर्स तो क्या मिलेगा, mg मिलेगा, जो इसके मास की वजह से आया। ये स्ट्रिंग एक लगी हुई है तो इसमें एक टेंशन फोर्स भी तो आएगा, आ गया। अब दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 यानी QQ, तो इन QQ की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा। बात क्लियर। अब चूंकि लाइक चार्जेस है प्लस में ही है तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये Fe कितना होगा आपको पता है कि Q² अपॉन, अब कितनी होगी तो इसके लिए आपको ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात क्लियर। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये आपकी है पूरी L मान लो, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, और ये आपके पास थीटा, तो ये मिल जाएगी आपके पास L साइन थीटा। बात क्लियर। ये थीटा तो ये मिल जाएगी आपके पास L साइन थीटा। अबे ट्रायंगल सॉल्व करना आता है, ऐसे बना लो, ये एंगल थीटा हो गया, ये L हो गया, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये इसके लिए अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये बन जाएगा लंब, है ना, परपेंडिकुलर। तो आपका ये मान लो x, कर्ण आपके पास L है तो x बराबर क्या हो गया, L साइन थीटा। बात क्लियर। तो ये बात क्लियर होगी कि ये L साइन थीटा और ये वाली भी कितनी होगी, L साइन थीटा हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे तीन फोर्सेज हैं, एक टेंशन, दूसरा mg और तीसरा Fe बराबर KQ² अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या बता रखा है, क्वेश्चन में बोला गया, ऊपर बोला गया है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि अभी तो अगर आप देखो तो ये टेंशन का, अगर कोई टेंशन को देखो तो टेंशन से तो एग्जैक्टली कोई फोर्स नहीं बैलेंस है, बट अगर आप इस टेंशन फोर्स के कंपोनेंट करते हो तो एक कंपोनेंट आपको ये मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट आपको ये मिलेगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा और ये मिल जाएगा t cos थीटा, और ये वाला आपको जो कंपोनेंट मिलेगा t का वो t साइन थीटा मिल जाएगा। मिल गया होगा भाई साहब, साफ साफ दिखा ना। अबे देख लो भाई, टेंशन फोर्स कुछ यहाँ पे है, कुछ यूँ फोर्स लग रहा है, और ये एंगल अगर इसका थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा t cos थीटा हो जाएगा, और जो इधर की तरफ आएगा t साइन थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ ऑलरेडी Fe था यानी कि KQ² अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी लग रहा था, और नीचे की तरफ mg लग रहा था। तो अब आपको साफ साफ दिख गया कि चार फोर्सेज यहाँ पे दिखे, वो चारों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो फटाफट लगा दो। तो पहला क्या दिख रहा है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, पहली समीकरण गोला मार दो, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी समीकरण क्या दिख रही है, t साइन थीटा इज इक्वल टू KQ² अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी डब्बे में मार दो, दो इक्वेशन। तो अब आप ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के तौर पे आप समझिएगा, क्वेश्चन के तौर पे नहीं, कॉन्सेप्ट के तौर पे समझिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगर आप देखो तो अगर एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें दो चार्जेस हैं जो हैंग किए गए हैं, ठीक, उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो t cos थीटा होता है mg के बराबर होता है, और t साइन थीटा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, KQ² अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक अननोन ये हो सकता है पॉसिबल, दूसरा अननोन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है पूरा का पूरा, या आपके पास Q अननोन हो सकता है, थीटा भी अननोन हो सकता है। तो आपके पास कोई भी चीज़ इसमें से अननोन करके पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। बात क्लियर। अगर आप देखो तो आपके पास कितने अननोन हो सकते हैं पॉसिबल, एक t होगा, पहला तो t हो सकता है, दूसरा थीटा हो सकता है, तीसरा आपके पास q हो सकता है। बात क्लियर। l भी हो सकता है अननोन, चौथा, है ना, पांचवा आपके पास मास भी अननोन हो सकता है। तो यानी कि पांच अननोन, पांच में से कोई भी आपको तीन दे दिए जाएंगे और आपसे दो की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपको पता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, आप दो वेरिएबल, दो अननोन की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। बात क्लियर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करो और साथ में ये लाइन भी नोट कर लो कि इन पांच अननोन में से कोई तीन आपको पता होंगे और आपको कोई दो पूछे जा सकते हैं, कोई भी दो पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर। ऐसा बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओगे, तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उस FBD की बेसिस पे आपको पूरा ये सिस्टम रिजॉल्व कर देना है।
है ना। और आपको सीधे सीधे इक्वेशन बना लेनी है कि इस टाइप की इक्वेशन कई बार आपने मैकेनिक्स में बनाई होंगी जब आपने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम कहाँ पे आता है, एसएचएम में, है ना। वहाँ पे तो आपने अथाह इस टाइप की इक्वेशन बना रखी होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अगर आप सोचो कि इस सिस्टम में थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया जाए, ये सिस्टम आपके पास था, ये इक्विलिब्रियम में था, आप इसको नोट कर लो। तो हम थोड़ा सा इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपके साथ थोड़ा सा एक खेल खेलते हैं। आपने नोट कर लिया पूरा, बहुत अच्छी बात है। तो छेड़छाड़ करने का मतलब कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, एकदम हल्की फुल्की छेड़छाड़ करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर बना हुआ है, इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास चार्ज Q2 है ना। चार्ज Q1 Q2 हो गया और मास सेम हो गया और सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल आपके पास θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, है ना। और आपको एक IIT का क्वेश्चन बना के दे दिया गया कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ1 इज इक्वल टू θ2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज दे दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक, अब सोचो इस क्वेश्चन को। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना ही किया कि सब कुछ सेम था, सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस हमने Q1 और Q2 को चेंज कर दिया, मास सेम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूसरा चेंज इसमें हम और भी एक करा जा सकता है जो पॉसिबल है आसानी से, कि आप सेम डायग्राम बना लो, इधर डिक्टो कॉपी कर लो। ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए भाई साहब, काम के क्वेश्चन है और पॉसिबल है कि कभी न कभी किसी न किसी जगह आपको मिल जाएगा। ये आपके पास Q है और ये मास आप M1 कर दीजिए, ये Q कर लीजिए और इसका मास आप M2 कर दीजिए। और ये एंगल आपके पास θ1 है, ये एंगल आपके पास फिर से θ2 है, इधर आपके पास T लग रहा है, इधर आपके पास वही कहानी M2G लगेगा, इधर आपके पास सारी की सारी वही कहानी है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो लेंथ है ये आपके पास पता है, जब भी आप निकालोगे तो L। सेम कहानी, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम, फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बात क्लियर? कहाँ क्वेश्चन वही है, सेम ऑप्शन इसमें भी दे दिए जाते हैं। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तीसरा है θ1 इज इक्वल टू θ2। चौथा है नन ऑफ दीज। सोचो क्या पॉसिबल भाई, अगर आप ध्यान से सोचो तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको पता है जब आपने Q1 और Q2 को चेंज करा, ठीक, तो क्या उसके mg पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मास ऑलरेडी फिक्स था, ऑलरेडी मास पे कोई चेंज नहीं करा हमने। क्या उसके टेंशन पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि टेंशन भी फिक्स है। हाँ, फर्क किस पे पड़ा? फर्क पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, Fe पे। और आपको पता है Fe कैसा फोर्स है? ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। यानी कि अगर आपने देखा कि जब आपने इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज चेंज करी, Q1 Q2, और थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा बनाना है तो लिख लो Q1 ग्रेटर देन Q2, यहाँ पे लिख लो M1 ग्रेटर देन M2, तो थोड़ा सा क्लियरिटी भी आ जाएगी। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने इसको चेंज करा तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया। बात क्लियर? तो ये जो फोर्स आए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एग्जैक्टली देखो तो एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, यानी जितना 1 पे लगा रहा है उतना दूसरा वाला उस पे लगा रहा है। तो इस फोर्स की वजह से इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ये ऑलरेडी अपने इस चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स दूसरे चार्ज पे भी आ रहा है ना। यानी कि अगर आप सोचो कहीं पे कोई सिंपल पेंडुलम कुछ इस टाइप से लटका हुआ है, ठीक, और इस वाले पे फोर्स इधर की तरफ बढ़ा, आपने चार्ज बढ़ाया, है ना। अगर आपने चार्ज बढ़ाया तो इस वाले पे फोर्स बढ़ा, तो चार्ज बढ़ाने पे फोर्स इधर वाले पे भी तो बढ़ेगा, यानी जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। यानी कि जो एंगल आएंगे इनके उन एंगल पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, नो चेंज, यानी कि दोनों के दोनों एंगल सेम रहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। कितना आएगा? जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा,
कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला इसलिए। और mg और टेंशन कोई में किसी में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, कोई सब के सब कांस्टेंट है। बट दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखते हो दूसरे वाले फॉर्मेट में आपको क्या पॉसिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे q सेम है, चेंज कौन हो रहा है, m1 m2 है ना। तो आपको पता है जो ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होगा वो ज़्यादा नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे बोला है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 यानी m1 ज़्यादा है, तो जो m1 होगा वो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होगा और जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट होगा। बात क्लियर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट होने का मतलब कि जो θ1 होगा वो छोटा हो जाएगा और θ2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो सीधे सीधे दिख रहा है। बात क्लियर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन दिला सकता है एग्जाम में, है ना। तो मेरे हिसाब से ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि अगर कहीं पे दो पेंडुलम हैं, उन पेंडुलम पे कुछ फोर्स वगैरह लग रहा है तो आप उन फोर्सेस को रिजॉल्व भी कर लोगे जरूरत पड़ने पे। उन 5 अननोन में से कोई 3 अननोन भी निकाल लोगे। और अगर आपके साथ एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ करी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि मास या चार्ज में कुछ चेंज करने पे एंगल में क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी आप बता सकते हो। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी आप अपने कॉमन सेंस के साथ सोच के बता सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ एक फॉर्मेट इसमें मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, है ना। तो रब करता हूं मैं, आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टाइप है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे, उसके बाद हम आगे की एंट्री करेंगे इस पर। ठीक, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिकली क्या था, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक, हमने यही पढ़ा कि एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, और ये Q1 Q2 कैसे होते थे, इनका नेचर क्या था, ये पॉइंट चार्ज थे, है ना। पॉइंट चार्ज, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। ठीक, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे रखे जाते थे। ठीक, आपने Q1 को यहाँ पे रख दिया, Q2 को यहाँ पे रख दिया, तो बिंदु एक पॉइंट पे हो गया, बिंदु आवेश हो गया। अगर मान लो ये चार्ज पॉइंट में ना होके कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलोगे, है ना। और साथ में एक कहानी आपने पीछे पढ़ रखी थी कि जो चार्ज होता है उसका कोई सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ होती नहीं जो एग्जिस्ट करती हो। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चार्ज को हम बेसिकली 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला कि आपको लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेंथ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मान लो आपके पास एक पतली सी रॉड है, क्या है, पतली सी रॉड, और इस पूरे की पूरी रॉड पे आपने कुछ चार्ज प्लस का फैला दिया। ये चार्ज पूरा का पूरा इस पे फैल गया, है ना। और इस रॉड की लेंथ है L, कितनी है L, बात क्लियर। L लेंथ की चार्ज रॉड, L मीटर की, और इस पे हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q। तो ये जो Q चार्ज है ये पूरी की पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, और ये जो लैम्डा है ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, यानी कि पूरे L मीटर लेंथ लंबी रॉड पे Q चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा भाई, L मीटर पे टोटल चार्ज है Q, तो 1 मीटर पे कितना होगा, 1 मीटर पे होगा Q बाई L, और ये जो 1 मीटर पे चार्ज है यही क्या है, लैम्डा। बात क्लियर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लैम्डा अगर आपसे कोई पूछो तो क्या होता है, Q बाई L होता है, और इसका जो यूनिट होगा कूलाम पर मीटर होगा। और लैम्डा का मतलब क्या है, लेंथ पे, लैम्डा लेंथ, लैम्डा लेंथ, लैम्डा लेंथ। जब आप चार्ज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या बोलोगे, लैम्डा कूलाम पर मीटर। क्या बोलोगे, लैम्डा कूलाम पर मीटर। लैम्डा कूलाम पर मीटर अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में यूज़ करा जाता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे चार्ज है, और वो चार्ज कैसा है, किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात क्लियर। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो इसको डिफिनीशन भी लिख सकते हो। तो पहला लीनियर, इसको पहले में क्या लिखोगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिख सकते हो लीनियर
डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ वायर विच हैविंग लेंथ एल देन इट इज नोन एज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये डायग्राम भी बना दोगे और क्या लिखोगे कि जो चार्ज 1 मीटर लेंथ पे जितना टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वही क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि आपने लेंथ पे ना डिस्ट्रीब्यूट करके किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एरिया पे। मान लो आपके पास कोई एक पतली कागज़ की सीट है, कागज़ की सीट ज़्यादा पतली होती है और कुछ इसी टाइप की पतली सी आपके पास एक सीट है, एकदम पतली सी जैसे कागज़ होता है ना। और उस सीट पे क्या है, आपका एरिया है। भाई एरिया है, आपके पास कागज़ की एक स्क्वायर सीट भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर सीट भी हो सकती है और आपके पास सर्कुलर सीट भी हो सकती है। ये सारी ऐसी सीट हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी मोटाई नहीं होगी। बात क्लियर, हमको एरिया देखना है तो इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी। और ये आपका सर्कल है तो इसमें भी एरिया आ जाएगा। तो अगर मान लो आपको कहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपने पूरा का पूरा चार्ज इस पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात क्लियर, आपने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे के पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज को आपने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एरिया पे। बात क्लियर। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, भाई मान लेते हैं फिर से वही कहानी, इसके पे जो टोटल चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, टोटल चार्ज ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट करा और इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका ए। बात क्लियर। तो ए एरिया में क्यू चार्ज है, ठीक। तो 1 ए मीटर स्क्वायर बोल लो, ए मीटर स्क्वायर एरिया में क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, क्यू बाई ए। बात क्लियर। और इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, है ना। तो सिग्मा को अगर आप देखो तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ये आपके पास क्या बन गया, ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एरिया। बात क्लियर। तो सिग्मा इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कभी आपसे पूछा जाए, कभी आपके क्वेश्चन में मिल जाए कि हमने एक चार्ज को पूरे के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा, इट मीन्स कि आपको पता हो जाना चाहिए कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, जो पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगर आप सोचो तो ये आपके पास क्या है, ये भी तो आपके पास एक एरिया, तो यहाँ पे भी मिलेगा सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। अब जितना इसका एरिया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको चार्ज मिल जाएगा पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ पे भी मिल जाएगा सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। तो 2 हो गए। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसा मिल सकता है, तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, भाई गोला आपके पास कोई है तो उस गोले में आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा, है ना। और आपने क्या किया, पूरा का पूरा चार्ज उस पूरे के पूरे वॉल्यूम में भर दिया। ठीक, इमेजिन करो थोड़ा सा कि आपने एक पूरा का पूरा गोला ले लिया, उस पूरे में चार्ज भर दिया। आपके पास गोला भी हो सकता है, स्फीयर, है ना। आपके पास सिलेंडर भी हो सकता है, सिलेंडर भी आपके पास कैसा है, 3D ऑब्जेक्ट, तो सिलेंडर पे भी चार्ज आप भर सकते हो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जब हम चार्ज आप दोगे तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर। यहाँ पे V वॉल्यूम पे, V मीटर क्यूब वॉल्यूम पे आपने टोटल चार्ज Q दे दिया, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q बाई V। और इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रो, और रो इज इक्वल टू Q बाई V। और इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, तो रो क्या है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर। इस
जो पूरे के पूरे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताया, इसका बताने का पर्पज़ बस इतना था कि हम लोग इस पर कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिस पे ये कॉन्सेप्ट हमको पता चलेगा, जिस पे हमको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मान लेंगे कि आपको कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, उस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी उस रॉड की वजह से कितना फोर्स जनरेट हुआ, ठीक। अगर वो रॉड हम किसी दूसरे चार्ज के पास ले जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीलरेशन जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से डील करना पड़ेगा, है ना। तो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। इसके अलावा कभी और भी एक छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम लोग कल जब क्वेश्चन करेंगे तब इस बारे में चर्चा करी जाएगी, ठीक। बाकी अगर आपको आज के लेक्चर में कोई समस्या हुई हो तो आप अपना रिव्यू बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप एक काम करिए कि अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, तो थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा जब हमारे वीडियोस ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे, ठीक। और हमारा पर्पज़ भी पूरा होगा, ठीक। तो बाकी कंटिन्यू करते रहिए, और आपका जो सिलेबस है वो बिफोर एग्ज़ाम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट होगा, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।